ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई 8 नंबर तक बैटिंग नहीं कर रखी, उनके प्रॉपर 5 गेंदबाज खेल ही रहे हैं, है ना, हर मैच में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 450 प्लस रन बना रही। इंडिया क्यों नहीं बना पा रही? 8 बैट्समैन के साथ खेल रही है बाय द वे। कि ऑस्ट्रेलिया जहां पर है कि उनको भरोसा है कि उनका 11वें नंबर का बल्लेबाज भी आके रन करके चला जा रहा है। सिराज और आकाशदीप की बात करते हैं तो सिराज और आकाशदीप बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं दिखे। तब तो अश्विन भी नहीं है तो एक स्पिनर भी लाना पड़ेगा, तो उस तरह की सक्सेस को मतलब मैं तो सक्सेस नहीं कहूँगा। प्रवीण, टूटा था गाबा का घमंड और अब टूट गया है मेलबर्न का घमंड। टूटना ही था। जिस तरीके से टीम इंडिया ने इसमें बैटिंग करी चाहे बॉलिंग करी, कहीं भी ऐसा देख के लगा नहीं कि टीम इंडिया मैच जीतने के लिए जा रही है। चाहे मैं कैप्टेंसी पर्सपेक्टिव से भी देखूं, पहले 2-3 दिन रोहित शर्मा क्लूलेस नजर आए, चौथे दिन थोड़ी बहुत, क्योंकि वो सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई वहाँ पे बुमराह और साथ में सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, तो वहाँ पे आपको थोड़े से पॉजिटिव नजर आए कि यहाँ से टीम इंडिया जीत सकती है। लेकिन फिर वही 5वें दिन सुबह 5 बजे उठो, मेरा तो वही हो गया था, रोज उठो नहाओ ये देखो और सो जाओ, है ना। तो वही देखने को मिला कि सुबह उठता हूँ 5 बजे, ऑफिस आता हूँ और मैच देखता हूँ तो पता चलता है कि 3-4 विकेटें गिर गई हैं। और आज सेम यही हुआ, सो के मैं यही मतलब सोच के ये सोया था मैं कि शायद सुबह रोहित शर्मा कुछ चमत्कार कर देंगे, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। और वहाँ पे विराट कोहली ने भी फिर निराश किया, और जिस तरीके से ऋषभ पंत एक सेशन और जायसवाल, फिर तो वो कंट्रोवर्शियल कॉल भी बहुत सारी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया मेरे को नजर नहीं आया कि वो मैच जीतने के लिए जा रही थी। अगर जीतने के लिए जाती तो शायद मैं खुश होता कि हाँ चलो लड़के हम हारे हैं, लेकिन यहाँ पे वो वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। मुझे लगता है कि एंड में तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो हमारे फेवर में नहीं गई। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने अपना विकेट थ्रो किया, लेकिन इनिशियली जो पहली इनिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस था वो भी मैं कहूँगा अप टू द मार्क नहीं था। क्योंकि आप अगर देखो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस किया, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, हम लोग को उनसे इंस्पायर होके उसके आसपास तक जाना चाहिए था, लेकिन हमने किया बिल्कुल उलट। हमारा टॉप ऑर्डर एक बार फिर से कोलैप्स हुआ और हमने नीतीश रेड्डी के भरोसे फॉलो ऑन बचाया, मैं तो ये कहूँगा। तो आपने फॉलो ऑन बचा के बोनस रन जरूर बना दिए, लेकिन एक तरह से आपने लोअर ऑर्डर के भरोसे अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया। तो उस तरह की सक्सेस को मतलब मैं तो सक्सेस नहीं कहूँगा। अब कप्तान का बयान अगर देखेंगे तो कप्तान हमेशा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बैटिंग को डेप्थ करना चाह रहे हैं ना, बैटिंग हमारी लास्ट तक हम देखना चाह रहे हैं। जब आपके ऊपर के रन ही नहीं बनाएंगे तो आप बैटिंग कितनी भी 10 नंबर तक लेके आप क्या करेंगे? आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई 8 नंबर तक बैटिंग नहीं कर रखी, उनके प्रॉपर 5 गेंदबाज खेल ही रहे हैं, है ना, हर मैच में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 450 प्लस रन बना रही। इंडिया क्यों नहीं बना पा रही? 8 बैट्समैन के साथ खेल रही है बाय द वे। नीतीश रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर भी अगर देखा जाए तो बैटिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में ही आते हैं। इनको लेकर जडेजा भी इनफैक्ट बैटिंग ही कर रहे हैं। तो इन 3 ऑलराउंडर के साथ प्लस आप 5 बल्लेबाज भी लेके चल रहे हैं, तब भी आपसे 2 इनिंग को मिलाकर आपसे वो 450 रन नहीं बन पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। एक कप्तान के तौर पर अगर देखा जाए तो बैटिंग तो उनसे हो नहीं रही है, चाहे विराट कोहली की भी। वो इरफान पठान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसकी सेम 2 गलतियों में ना गैप बहुत लंबा होना चाहिए, और वो विराट कोहली की गलतियों में दिख नहीं रहा। 7 इनिंग में 6 गलतियां सेम बार कर दी है। अगर कोई बड़ा प्लेयर होता है ना तो वो सेम गलतियां करने में कम से कम 1-2 साल लगा देगा कि हाँ अच्छा मैं एक पहली बार अगर रन आउट हुआ हूँ 2 साल पहले, तो वो 2-3 साल बाद रन आउट होगा। ये नहीं कि लगातार 6 मैचेस में रन आउट हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं विराट कोहली या रोहित शर्मा जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनको अपनी गलतियों में जो गैप है ना वो लंबा करना पड़ेगा। लोअर ऑर्डर के आप अगर रन्स देखें तो पिछले कुछ समय से इंडिया के रन्स लोअर ऑर्डर ही बना रहा है। मतलब जब भी हम कहते हैं कि किसी ने भी आके मैच बचा लिया और इंडिया कोलैप्स से बच गया या इंडिया फॉलो ऑन से बच गया, हमने एक स्टैट भी देखा था कि इंडिया यूजुअली फॉलो ऑन होता नहीं, और अभी भी पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में फॉलो ऑन होना था लेकिन वहां हुआ नहीं। तो जब आप बार बार बच रहे हो, इसका मतलब आपका लोअर ऑर्डर आपको रन बना के दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और ये चीज बड़ी साफ है कि अगर लोअर ऑर्डर आपके रन बना रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, और इसीलिए आपने लोअर ऑर्डर में एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिलाए और आपने शुभमन गिल को बाहर कर दिया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अपने टॉप ऑर्डर में है ही नहीं। आपको पता है नए बॉलर्स को वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि लोअर ऑर्डर बॉल के सॉफ्ट होने के बाद शायद सर्वाइव कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से माइंडसेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। वो माइंडसेट का ही खेल है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जहां पर है कि उनको भरोसा है कि उनका 11वें नंबर का बल्लेबाज भी आके रन करके चला जा रहा है,
जबकि इंडिया की अगर बॉलिंग को देखा जाए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर, जिसको आप बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने खिलाया था कि हमें एक बॉलर भी अच्छा चाहिए जो बॉल डाल सके, आपने उससे कितनी गेंदबाजी करवाई, ना के बराबर। वो आपका छठा गेंदबाज लग रहा था, है ना। नीतीश रेड्डी भी आपके बॉल नहीं डाली, हालांकि वो उतना बॉल डालते भी नहीं है जिस हिसाब से उनकी, क्योंकि बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग लगती है मुझे। अब जो रन बना रहा है, अब शुभमन गिल के भी अगर रन देखें तो 30-35 रन आ रहे हैं, उनके भी अच्छे रन आए थे 30-35, जब तक वो खेल रहे थे अच्छे बना रहे थे। तो आप देखिए शुभमन गिल को आप किसके जगह पे लेके आएंगे? विराट कोहली को आप बाहर कर सकते ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको आप उनके ऊपर कॉल ले नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा कप्तान है, वो वैसे ही बाहर नहीं जा पाएंगे, तो फिर तलवार शुभमन गिल पे ही लटकनी है। और मुझे जहां तक लग रहा है टीम की अप्रोच देख के कि वो आखिरी मैच में भी शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में नहीं खिला पाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हर एक इंडियन फैन के दिमाग में चल रहा है, जो सीरीज के पहले से था, कि आपकी बॉलिंग बहुत कमजोर है। मतलब आप अपनी फास्ट बॉलिंग को उठा करके देखो, वहां पर बुमराह के अलावा आपको सब क्लूलेस नजर आ रहे हैं। आपके पास शमी है नहीं, और वो इतने बड़े मिस प्रूव हुए जो किसी ने सोचा नहीं। और आप जब सिराज और आकाशदीप की बात करते हैं, तो सिराज और आकाशदीप बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं दिखे। 2 टेस्ट मैचेस हर्षित राणा खेले और उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। तो जितना ज्यादा रन लीक किए हमने, उतना ज्यादा हमारे लिए ट्रबल बढ़ा। और अब तो अश्विन भी नहीं है, तो एक स्पिनर भी लाना पड़ेगा। तो आपको कुल मिलाकर के शमी बुमराह का बैकअप तैयार करना पड़ेगा आने वाली सीरीज के लिए, और आपको एक स्पिनर तैयार करना पड़ेगा जो अश्विन को अश्विन के शूज फिल कर सके। अश्विन के जहां तक शूज फिल करने की बात है, तो आप देखिए बाहर तो आप वैसे भी एक ही स्पिनर खिलाने वाले हैं, जहां आपको थोड़ी सी परचेज मिलेगी। जैसे सिडनी में आपको थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट मिल जाती है, तो वहां पर आप दूसरे स्पिनर खिलाना चाहते हैं, तो वहां पर आप वॉशिंगटन के बारे में सोच सकते हैं। और आपने सोच लिया कि वॉशिंगटन ही हमारे रिप्लेसमेंट होने वाले हैं, तो वॉशिंगटन आप तैयार करें। दूसरा आपने तनुष कोटियान को स्क्वाड में जोड़ा था, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब नंबर लग रहा है कि अच्छा वॉशी के रिप्लेसमेंट अब तनुष हो सकते हैं, कि अगर वॉशी कहीं इंजर्ड वगैरह हो जाते तो फिर हम तनुष को खिला सकते हैं। बाकी अगर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की बात रही, तो मोहम्मद सिराज से मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मोहम्मद सिराज इस दौरे पे आ चुके हैं। पहले आकाशदीप का पहला दौरा, तो उसके हिसाब से आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी, विकेट नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी भी अच्छी नहीं करी और विकेट तो मिले ही नहीं है। हालांकि वो फिर भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया की तरफ से, 16 विकेट उनके नाम है इस सीरीज में। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज के ऊपर आप कॉल ले सकते हैं अगले मैच के लिए कि हमें प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का अगर देखा जाए प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 4 विकेट आई थिंक ली थी या इंडिया ए के खिलाफ, तो वो इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए, तो उनको एक ट्राई कर सकते हैं। आखिरी मैच बचा हुआ है, थोड़ी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए भी थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस आ सकता है वो कहीं ना कहीं, कि प्रसिद्ध कृष्णा को उतना खेला नहीं है, तो कहीं नहीं वो एक अच्छा चेंज हो सकता है। बाकी तो मुझे और कोई चेंज वहां पे नजर आ नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं टीम की हार की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें फील्डिंग भी एक बड़ा कारण रहा, जो मैं आपसे कल भी जब बात कर रहे थे कि जायसवाल के ये 3 कैच बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, और वो हमें एट द एंड बहुत महंगे पड़े हैं। बिल्कुल, जायसवाल के तीनों कैच बहुत महंगे पड़े। और आप देखिए कि 10-15 रन जो एक्स्ट्रा बनाए बैट्समैन ने, उससे इतने सारे रन बन गए कि वो एक पॉइंट पे आके अनचेजेबल हो गया टारगेट। यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ते तो बॉलर्स पे बर्डन कम आता, बॉलर्स पे अगर बर्डन कम आता तो उनको कम ओवर डालने पड़ते, और कम ओवर डालने पड़ते तो जैसे हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह कल आखिरी ओवर में 9 बॉल्स डाल रहे थे और वहां पर बहुत थके थके नजर आ रहे थे, और शायद इसी वजह से आखिरी जोड़ी ने 61 रन बना दिए। तो हो सकता है कि वहां पर वो थके नहीं होते तो उनको भी जल्दी आउट कर लेते, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि इनके रन बनाने हमको सबसे ज्यादा भारी पड़े। तो ये एक पूरा चेन सा बन गया जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रूव हुआ। पर जाते जाते सिडनी टेस्ट के लिए क्या टेक है आपकी? वहां पर प्लेइंग 11 क्या रह सकती है? और जीत हार पे तो अभी बात नहीं करेंगे, वहां पर टीम इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए? टीम इंडिया की अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि भाई मैच जीतना है, वो पहले दिन से दिखना चाहिए। पर्थ टेस्ट मैच में मेरे को ये देखने को मिला था कि टीम इंडिया लड़ना जान रही थी, है ना, लड़ने के लिए देख रही थी। वो बेशक 150 पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन वो लड़ना भूले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सिडनी टेस्ट में मेरे को लगता है कि चेंजेस तो नहीं होने वाले, बट हाँ टीम इंडिया को थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा और ये सोच के चलना पड़ेगा कि मैच जीतना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि ड्रॉ होगा तभी आप WTC फाइनल की उम्मीदों को कायम रख पाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि स्कोर लाइन क्या होने वाली है? अब 3-1 पे जाने वाली है या फिर 2-2? भारत माता की जय। 2-2